नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, हमने इस प्लेटफॉर्म पर जीएस का स्टडी मटेरियल शुरू कर दिया है और जीएस में हमने शुरुआत करी है हिस्ट्री से। तो फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री में डेली आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्लस उस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉप 20 एमसीक्यूज बन सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। न सिर्फ प्रोवाइड करेंगे बल्कि उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और हर प्रश्न को समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आंसर शुरुआत करने से पहले हम पहले जो हमारे जो चैप्टर है उसका जो की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको समझेंगे। तत्पश्चात हमारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि हमने हिस्ट्री की ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लगभग हर चैप्टर से कम 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक जो चैप्टर के बारे में छोटा सा ओवरव्यू होगा, जो हमारे चैप्टर से संबंधित कुछ मेन मेन कीवर्ड्स होंगे, मेन की पॉइंट्स होंगे जिनके आधार पर हमारा प्रश्न बनता है। तो हम पहले उनको समझेंगे, उन पर कुछ चर्चा करेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद हम हमारे हर चैप्टर के टॉप मोस्ट जो 20 एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको डेली सॉल्व करेंगे। और हम डेली एक एक चैप्टर लेंगे इसी तरह से और इतिहास को कंप्लीट करेंगे। और जीएस को हम कंप्लीटली ऐसे ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ, समझ के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपने जीएस में इस हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में पहला चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास से, और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे पास है पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पाषाण काल में हमें एक हिंदी का शब्द छुपा हुआ नजर आता है जिसका नाम होता है पत्थर। अर्थात इस पाषाण को हम पत्थर कहते हैं और इस पत्थर को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं। इस पाषाण काल को हम बोलते हैं स्टोन एज। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह काल वो है, पाषाण काल, जिसमें मानव मुख्यतः पत्थर के औजारों का यूज करता था। चूंकि पत्थर के औजारों का यूज करता था इसलिए इस काल को पाषाण काल कह दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यूज क्यों करता था? तो पत्थर का यूज इसलिए करता था क्योंकि उस समय मानव के पास कोई ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ले दे के उसके पास पत्थर ही थे। तो उस पत्थर को उसने तोड़ के, फोड़ के या घिस के औजार बनाने की कोशिश करी। औजार क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उस समय मानव किसी जानवर से कम नहीं था। उसके लिए खाने के लिए भोजन चाहिए था और भोजन के लिए उस समय कोई खेती नहीं थी। तो भोजन उसके लिए शिकार से मिलता था। तो शिकार करने के लिए उसको औजारों की जरूरत थी और औजार उसको बनाने के लिए पत्थर की जरूरत थी। तो इसलिए इंसान पत्थरों का यूज करके अपने औजार बनाता था। औजार किस लिए बनाता था? शिकार करने के लिए। तो इसलिए हम इस पूरे काल को बोल देते हैं पाषाण काल। सिंपल भाषा में हम ये कहें कि इस पूरे काल में मानव ने पत्थरों के औजारों से अपना शिकार किया, इसलिए इसको हमने पाषाण काल कहा। बात करें इस पाषाण काल के कालखंड की या इसके विभाजन की कि ये पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया, तो फ्रेंड्स, ये पाषाण काल हमें 3 पार्ट्स में दिखता है। एक तो पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा नव पाषाण काल है। एक एक करके जब इनको हम पढ़ेंगे अभी समझेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या है और मध्य पाषाण काल में क्या है और जो हमारा नव पाषाण काल है उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल से। तो पूरा पाषाण काल, अगर हम इसके समय अवधि की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी समय अवधि 25 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक देखने को मिलती है। तो अब आप सोचिए कितने पुराने समय की हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। इसकी समय अवधि 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। और बात करें कि ये पूरा पाषाण की क्या खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि इसमें मानव शिकार पर निर्भर था कंप्लीटली। उसके पास कोई खेती नहीं थी, उसके पास कुछ खाने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय फल फूल और शिकार के अलावा। हालांकि उसने मछली पकड़ना सीख लिया था पर यह भी शिकार में ही शामिल होता है। तो जंगली फल फूल और खाना ये सब उसके लिए जरूरी था। मतलब खाना उसके लिए जो था, अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो मानव का जो भोजन था वो शिकार और जंगली फल फूल और मछली पकड़ना ये सब था। इसीलिए उसने जो औजार बनाए पत्थरों के, वो शिकार करने के लिए बनाए। और जो वो औजार होते थे वो खुरदुरे होते थे, क्योंकि भाई कोई चीज जब शुरुआत में जिसका आविष्कार होता है वो आविष्कार था उनका। पत्थर से उन्होंने औजार बनाए तो वो खुरदुरे हुए। क्यों हुए? क्योंकि उस समय उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसको वो घिस सकते थे या नुकीला बना सकते थे। बस जैसे तैसे उन्होंने पत्थर को तोड़ा फोड़ा, उसका उन्होंने औजार बना दिया, वो खुरदुरा होता था। तो फ्रेंड्स, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित बात है।
मुख्यतः मानव शिकार पर निर्भर था और जंगली फल फूल पर निर्भर था अपने भोजन के लिए। इसी तरह जो मध्य पाषाण काल है उसका जो समय अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक है। और बात करें इस काल की खास खास बातों की, तो खास बात यह है कि मानव अर्धघुमंतु था। अर्धघुमंतु जीवन जी रहा था। अर्धघुमंतु का क्या मतलब हुआ? अर्धघुमंतु का मतलब ये हुआ कि इंसान जानवर से कम नहीं था। वह जहां भी खाना उसको मिला बस वहीं पे उसने रात गुजार दी, फिर सुबह इधर उधर टहलने निकल गया, खाने की तलाश में निकल गया। जहां खाना मिला वहीं पड़ गया, गुफाओं में पड़ गया, जंगल में पड़ गया, खेतों में, जहां पे पेड़ पे जहां उसको जगह मिली वहीं अपनी वो रात गुजार देता था, दिन गुजार देता था। इसलिए उसको बोला अर्ध घुमंतु। लेकिन फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल में एक खास बात ये रही कि जो उसके औजार थे पत्थर के वो छोटे हो गए, कुछ एडवांस हुए। छोटे का मतलब एडवांस हुए। भाई पहले वो एक बड़ा सा बड़ा पत्थर लेके घूमता होगा, औजार के नाम पर उसके पास वही होता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो विकास हुआ उसके औजार का, उसने एडवांस में कुछ अपडेट किया, तो उसके जो औजार थे वो छोटे होते चले गए और शार्प होते चले गए, नुकीले होते चले गए। भाई जैसे हम आज से 20 साल पहले की बात करें, आप कंप्यूटर को देखो तो वो मेज पे रखा रहता था, कितना हैवी रहता था, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, उसके साथ सीपीयू होता था। लेकिन आज के हम कंप्यूटर की बात करें, जैसे कि लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, आप जेब में लेके घूम रहे हो। आज से 20 साल पहले एक मेज से उसको टच से मस नहीं करने में हालत खराब हो जाती थी। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे वैसे हमारा जो हार्डवेयर है वो कम हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है और माइक्रो लेवल पर चला जाता है और हमारी जो टेक्नोलॉजी वो एडवांस लेवल पर जाती है। उसी तरह से जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो कुछ छोटे हुए और कुछ एडवांस हुए, नुकीले हुए, शार्प हुए। और नव पाषाण काल में तो मानव ने खेती की शुरुआत कर दी, स्थायी बस्तियों में रहने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। इसके काल की बात करें तो 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बात करें भारत के प्रमुख स्थल कौन कौन से है पाषाण काल से संबंधित, तो आपके सामने ये लिस्ट रही। पहला काल हमारे पास पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल से संबंधित भारत के 2 मुख्य स्थल हैं जिनको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। उनमें नंबर 1 है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और नंबर 2 है बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो भीमबेटका है यहाँ पर जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में बहुत बड़ी बड़ी कला आकृतियां मिली हैं, चित्र मिले हैं जो आज भी दर्शनीय है। और ये सोचिए भीमबेटका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और इस काल की हमने जैसे शुरुआत में चर्चा करी, ये काल हमारा 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का है। 25 लाख वर्ष पूर्व से हम बात कर रहे हैं और 10,000 वर्ष पूर्व तक तो इसके जो चित्र बने हैं भीमबेटका की गुफाओं में वो आज तक दर्शनीय हैं। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित 2 फेमस जगह, एक भीमबेटका और दूसरी बेलन घाटी। उसी तरह से मध्य पाषाण काल से संबंधित 2 फेमस जगह, एक आदमगढ़ और दूसरा बागोर जो कि राजस्थान में है। और उसी प्रकार नव पाषाण काल से संबंधित 2 फेमस जगह हमारे सामने है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है और बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको हम बुर्जा होम भी कहते हैं, कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको ये बुर्जा होम लिखा मिलेगा और किसी किताब में आपको ये बुर्ज होम लिखा मिलेगा। तो आपके सामने 3 कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और तीनों ही कालखंडों से 2-2 फेमस स्थान आपके सामने हैं। तो आप इनका ख्याल रखिएगा क्योंकि प्रश्न घुमा फिराकर इनसे ही बन जाते हैं। भीमबेटका अपने आप में बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये हमारा था नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से संबंधित, अर्थात हमारा जो पाषाण काल है उसमें बस इतनी ही बातें हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखो सबसे पहले इसकी समय अवधि की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, उसमें उनके जो मत हैं उनमें समय अवधि को लेकर मतभेद है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। बात करें इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद चन्नूदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद कालीबंगन, उसके बाद धोलावीरा। और ये जो हड़प्पा है ये सबसे पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं जो पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो है, लोथल है जो कि बहुत फेमस है अपने आप में, यहाँ पर बंदरगाह है और उस बंदरगाह से एशिया तक का व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था। और जो कालीबंगन है, धोलावीरा है, ये सब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। जो हड़प्पा है वो सबसे पहला स्थल है जिसकी खोज करी गई थी। चलिए आगे करते हैं, इसकी क्या विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो विशेषता बहुत खास है। देखो पहले इसके समय की बात करते हैं। ये समय हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लगभग 2,500 ईसा पूर्व। एवरेज अगर मैं ले लूं तो वैसे 2300 आएगा।
2500 ईसा पूर्व और 2000 वर्ष हमारे ये रहे। तो लगभग टोटल हम बात कर रहे हैं 4500 वर्ष पूर्व की। वर्ष पूर्व। अब सोचिए आज से 4500 वर्ष पहले अगर कोई आपसे ये कहे कि बहुत सभ्य, बहुत ही डेवलप्ड एक शहर हुआ करता था, जहां पर पक्की सड़कें थी, जहां पर 2 मंजिला इमारतें थी, जहां पर बड़े-बड़े स्नान घर थे जिनको हम आज का स्विमिंग पूल कहते हैं, बड़े-बड़े अन्नागार थे। अन्नागार मतलब जहां पर भंडार हुआ करता था अन्न का। तो वो हमारा जो सभ्यता थी, वो जो शहर था, वो जो एक अपने आप में शहर तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक अलग ही दुनिया थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसमें जो नगर था अपने आप में, जैसे आजकल एक हाई फाई इंजीनियर किसी कॉलोनी को या किसी बिल्डिंग को डिजाइन करता है, उस डिजाइन के साथ पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था। सभी सड़कें और जो सभी नालियां थी वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलती थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम या ग्रिड प्रणाली। उस ग्रिड प्रणाली का इस सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किया गया। सभी सड़कों पर 90 डिग्री के कोण पर जोड़ा गया और हर घर में नाली होती थी, घर हर घर के सामने। और हर घर की नाली एक मेन नाली से जाकर मिलती थी। तो उस समय पानी की निकासी इतनी एडवांस थी, उस समय जो अन्नागार थे, जो अन्न रखने के लिए हमारे पास भंडार थे, वो बहुत एडवांस थे। सड़कों का जाल अपने आप में बहुत एडवांस था। कृषि बहुत एडवांस हो चुकी थी। पशुपालन होता था, व्यापार होता था और मुद्रा का प्रयोग होता था व्यापार में। उसी बात आगे अगर हम अपनी बात को बढ़ाएं, उसी सभ्यता की बात करें, तो वहां पर हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि मूर्ति पहले मिली है मातृ देवी की। दूसरी मूर्ति हमें मिली है पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। दूसरी मूर्ति जो मिली है वो पुरुष योगी की मिली है। और ये जो मूर्ति है नर्तकी की देवी, मातृ देवी जिसे बोलते हैं, तो ये जो मूर्ति है ये कांस्य की बनी हुई है। नर्तकी की जो हमारे पास एक मूर्ति मिली है नर्तकी की, वो कांस्य की निर्मित है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है, वो किसकी बनी हुई है? तो कांस्य की बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी खास बातें इस सभ्यता के बारे में। अगर मैं फाइनली 2-3 शब्दों में कहूं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। लेकिन अचानक से इसका कैसे पतन हुआ, क्या हुआ, ये अफसोस की बात है। और अभी तक हमारे लिए अचरज की बात है कि इतनी एडवांस सभ्यता एकदम से कैसे नष्ट हुई। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और बहुत विकसित और बहुत ही बड़े विस्तारित रूप में इसका हम देखने को वर्णन मिलता है। बात करते हैं इसकी लिपि की। तो इसकी लिपि को हम चित्राक्षर कहते हैं, पिक्टोग्राफी कहते हैं, और भी एक दो नाम है। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी लिपि आज तक जो विद्वान लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उसको समझ नहीं सके हैं, पढ़ नहीं सके हैं। बात करें इसके पतन की, तो जैसे इसके समय को लेकर मतभेद है विद्वानों के बीच में, वैसे ही इसके पतन के बीच में मतभेद है। भाई इतनी बड़ी, इतनी एडवांस जो सिविलाइजेशन था हमारे सामने, इतनी बड़ी सभ्यता थी, जो इतनी विकसित थी, वो अचानक से कैसे नष्ट हो गई, उसका कैसे पतन हुआ? तो कुछ विद्वानों का मत है कि एकदम से बाढ़ आई होगी, सुनामी आ गई होगी, इसलिए वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का मत है कि बहुत भयानक भूकंप आया होगा, धरती उथल पुथल हो गई होगी, इसलिए वो सभ्यता नष्ट हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग आए होंगे, आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया होगा, तो इसलिए वो सभ्यता नष्ट हो गई। और कुछ विद्वानों का मत है कि नदियों ने अचानक से अपना मार्ग बदला होगा और वो सभ्यता अपने आप ही इधर उधर हो गई होगी, या नदी के मार्ग में आकर नष्ट हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, विद्वानों के ये मतभेद हैं। और इन मतभेदों में एक मतभेद ये है कि आर्यों ने आकर आक्रमण कर दिया होगा। तो इतिहासकार मानते हैं कि आर्य लोग हमारे देश में आए और जैसे कि बहुत बड़े आ, महापुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं, जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। उनका यह मत है कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए। उसी प्रकार जो लोकमान्य तिलक जी हैं, जिनको हम आजादी के समय पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, उनका मत है कि जो आर्य लोग हैं वो अंटार्कटिका से आए हैं। और उसी प्रकार एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनका नाम है मैक्स मुलर। उनका मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए। और ये इनका जो मत है ये सर्वमान्य है। अर्थात अगर कभी आपको प्रश्न मिल जाए कि आर्य मुख्यतः कहाँ से आए, तो वो आए मध्य एशिया से। तो फ्रेंड्स, विद्वानों का ये अलग अलग मत कि आर्य कहाँ से आए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए, लोकमान्य तिलक ने कहा अंटार्कटिका से आए, लेकिन जो सर्वमान्य मत है मैक्स मुलर का, उसने कहा मध्य एशिया से आए। खैर,
कहीं से भी आए हों, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि आर्य हमारे देश में आए, जिन्होंने जो विकसित सभ्यता थी उसको नष्ट किया और आगे अपना जो आर्य समाज जिसको हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में, उसकी स्थापना करी। फ्रेंड्स, ये इतिहासकारों का मत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर। इसको अगर मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे करना चाहूं प्रश्न को, तो आप समझ पाओगे। चलिए मैंने यहां पर कर दिया है। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भाई पाषाण काल का सबसे पुराना चरण कौन सा था, ये बताइए। प्रश्न नंबर एक, पाषाण काल का सबसे पुराना चरण कौन सा था? तो फ्रेंड्स याद करो, मैंने अभी आपको पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। तो वो कौन-कौन से पार्ट्स थे? तो उसमें सबसे पहला जो काल है उसकी बात कर रहा है कि सबसे पुराना चरण बताओ। सबसे पुराना चरण का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला काल कौन-सा था? तो सबसे पहला काल था पूरा पाषाण काल। अर्थात पाषाण काल का सबसे पुराना चरण पूरा पाषाण काल होगा। मध्य पाषाण काल तो बीच का है, नव पाषाण काल तो एकदम लास्ट वाला है, और कांस्य काल तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से है। पाषाण काल से तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? बताइए भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था। मैंने कहा था कि जो पाषाण काल है उसको 3 काल खंडों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, इससे संबंधित 2 स्थल आपको मिलेंगे, और फिर मध्य पाषाण काल, उससे संबंधित 2 स्थल आपको मिलेंगे फेमस, और फिर नव पाषाण काल, उससे संबंधित भी आपको 2 फेमस स्थल मिलेंगे। तो आपसे पूछा है कि भीमबेटका किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आपने कुछ ने बता भी दिया होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बना एक प्रश्न। अगर इसी में वो दूसरा प्रश्न ये पूछ ले कि ये बताओ भीमबेटका किस काल से संबंधित है, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आप इन सब बातों का भी ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा है कि नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी, ये बताओ। तो देखो, नव पाषाण काल अर्थात जो हमारा पाषाण काल का तीसरा पार्ट है, सबसे लास्ट वाला, उसकी बात कर रहा है। तो देखो, शिकार तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है, पहला वाला जो काल है, उसकी विशेषता है। पक्के मकान हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। धातु का उपयोग भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि तांबे का यूज हुआ था, लेकिन वो अपने आप में धातु नहीं कह सकते। लेकिन जो खेती की शुरुआत है, जैसे हमने कहा था, नव पाषाण काल में मानव ने धूमधाम से खेती की शुरुआत करी। तो नव पाषाण काल खेती की शुरुआत से संबंधित है, या नव पाषाण काल की विशेषता है खेती की शुरुआत उसमें हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? बताइए। मैंने अभी आपको पॉइंट किया था, जब मैं अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा था, मैंने एक नाम लिया था सबसे शुरू में। वो कौन सा नाम था? वो नाम था हड़प्पा। ये हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये हड़प्पा, अगर मैं अभी आपको बताता चलूं, तो ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्थान खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, वो खोजा गया हड़प्पा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ बताओ। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमने पहली बार इसको पढ़ा, मृतकों का टीला, अर्थात मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। तो पढ़ने के बाद हमें लगा कि शायद बहुत बड़ी बड़ी कब्रें किसी टीले से निकली होंगी, इसलिए उसको मृतकों का टीला कह दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये बस नाम है, इसका एक नाम रख दिया, मृतकों का टीला। तो हमें तो इस प्रश्न से मतलब है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो है, उस मोहनजोदड़ो का अर्थ बताओ क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 हमसे पूछा है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा स्थान है, और जो कि बंदरगाह के लिए फेमस है। और इस बंदरगाह के माध्यम से जो मध्य एशिया एशिया तक हमारा व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, लोथल जो एक बहुत बड़ा बंदरगाह है उसके माध्यम से। और ये प्रसिद्ध है गोदी के लिए, इसको बोलते हैं डॉकयार्ड। धान की खेती के लिए नहीं, चावल के लिए नहीं, पत्थर के औजार के लिए नहीं है। तो जो हमारा लोथल है वो गोदी अर्थात डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी की लिपि क्या है? बताओ। देवनागरी है? नहीं। ब्राह्मणी है? नहीं। कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की?
देखो लिपि तो वैसे चित्राक्षर है, पर चित्राक्षर इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि अभी पढ़ी नहीं जा सकी। बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा है कि जो बुर्ज होम है, देखो किसी किसी किताब में इसे बुर्जा होम लिखा जाता है और किसी किसी किताब में इसको बुर्ज होम लिखा जाता है। तो आप इसके नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों एक ही जगह का नाम है, बुर्ज होम कह दो या बुर्जा होम कह दो। तो बुर्ज होम या बुर्जा होम किस काल से संबंधित है बताइए। इसी तरह के 3 प्रश्न आपके बनते हैं पाषाण काल से। पहला प्रश्न ये बनता है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी जगह है। दूसरा प्रश्न बनेगा मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी जगह है। और तीसरा प्रश्न बनेगा नव पाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी जगह है। या इसका उल्टा भी कह सकता है, उन जगह के नाम दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दे दिया बुर्ज होम किस काल से संबंधित है, तो बताइए किस काल से संबंधित है। बुर्ज होम नव पाषाण काल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है कि जो नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। देखो मैंने भी बात करी थी, अगर पाषाण काल से कोई प्रश्न बने और नर्तकी की मूर्ति पर एग्जामिनर का ध्यान न जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि इस बार जो यूपीएससी का पेपर हुआ 2025 का प्रीलिम्स, उसमें भी ये प्रश्न डायरेक्ट था, नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है। तो मैंने आपको बताया किस धातु से बनी है, कांस्य की धातु से बनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि काली बंगन किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो काली बंगन अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ पूजा पाठ कुछ कर्मकांड होता होगा, यहाँ से खूब सारे हमें अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगन से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है कालीबंगन। और यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा गया कि नव पाषाण काल में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ। तो बताइए नव पाषाण काल में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ। वो धातु थी तांबा। क्योंकि भाई लोहा तो अभी तुम पढ़ोगे वैदिक काल में, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व हमारा लोहे का आविष्कार हुआ। और जो यूपी का एक शहर है अतरंजी खेड़ा, वहां से सबसे पहले लोहे के आविष्कार का साक्ष्य मिला। और फिर एक क्रांति सी आ गई 1000 ईसा पूर्व, लोगों ने लोहे से औजार बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि आजकल का फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, हल हो गया। और उन औजारों से इंसान ने जो बड़े बड़े वन होते थे उनको साफ करना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी। और फिर एक मैदानी एरिया बन गया जहां पर इंसान धीरे धीरे बढ़ता चला गया मानव। तो लोहे का आविष्कार तो हुआ हमारा 1000 ईसा पूर्व, लेकिन नवपाषाण काल तो कितने 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व की बात है। तो लोहा का तो नहीं हुआ, तांबे का हुआ, क्योंकि सोना और चांदी तो अभी की बातें हैं। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि मेहरगढ़ किस आधुनिक देश में स्थित है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था अभी, जब मैं आपको की पॉइंट्स कुछ कीवर्ड समझा रहा था। तो मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके मुख्य मुख्य जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। हालांकि हमारे देश में भी, भारत में भी है कई सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे कि गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में भी है, तो और राजस्थान में है। लेकिन जो बड़े बड़े मेन मेन स्थान है वो पाकिस्तान में है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे था। देखो अभी हमसे पूछा गया था पहले कि सबसे पहले कौन से स्थान की खोज हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें पंचनद पढ़ोगे, 5 नदियां, तो उसमें तुम पढ़ोगे रावी नदी, वितस्ता नदी, व्यास नदी, विपासा नदी, शतुद्री नदी। तो उनमें आप रावी नदी का वर्णन पढ़ोगे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल में मुख्य भोजन का स्रोत क्या था बताइए। पूरा पाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था। भाई कृषि तो होती नहीं थी, कृषि तो नव पाषाण काल में शुरू हुई। तो पूरा पाषाण काल में कृषि तो नहीं थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, पशुपालन था क्या। पशुपालन भी नहीं था, क्योंकि इंसान ने पत्थर के औजार बनाने सीखे थे शुरू शुरू में। क्यों बनाए थे, ताकि वो जानवरों का शिकार करे और उनको खाए। मछली पालन सीख लिया था, लेकिन मुख्य स्रोत क्या था, शिकार और फल फूल। ऑप्शन नंबर सी। पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो मानव का जो भोजन का मुख्य स्रोत था पूरा पाषाण काल में वो शिकार और फल फूल था।
चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 15 हमसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अभी हमने मोहनजोदड़ो का अर्थ जाना था किसी प्रश्न में कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में स्थित है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य मुख्य स्थल हैं, बड़े बड़े स्थल हैं, वो सब पाकिस्तान में है, हमारे देश में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो बताइए प्रमुख फसल कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, कपास सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। प्रश्न नंबर 17 जब हमने पढ़ा था नर्तकी की मूर्ति किस चीज की बनी थी, बताओ। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी थी। उसी के साथ मैंने बताया था जो पुरुष योगी की मूर्ति है वो पत्थर की बनी थी। प्रश्न में आपसे पूछा पुरुष योगी की मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी। तो पुरुष योगी की मूर्ति पत्थर की बनी थी। प्रश्न नंबर 17, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि जो बागोर है, इसको बागोर भी कहते हैं या बगोर भी कहते हैं, जो कि राजस्थान में है। हमसे ये पूछा है कि बगोर स्थल किस काल से जुड़ा हुआ है। बताइए किस काल से जुड़ा हुआ है बगोर स्थल। तो हमने इसका जो काल है वो मध्य पाषाण काल, बगोर स्थल मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ा था जो पाषाण काल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें हमारा भीमबेटका है, उसमें हमारा बेलन घाटी है। और जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसमें हमारा बगौर है। और जो हमारा नव पाषाण काल है उसमें हमारा बुर्ज होम है। तो फ्रेंड्स घूम फिर के हमारे यही 3 प्रश्न पूरा पाषाण काल से बनते हैं कि पूरा पाषाण काल में बताइए और मध्य पाषाण काल में बताइए कौन से स्थल है और नव पाषाण काल में बताइए कौन से स्थल है। तो आपको घुमा फिरा के यही 3 प्रश्नों को याद रखना है पाषाण काल में। और भी 1-2 प्रश्न बनते हैं जैसे कि कौन से काल में इंसान ने शिकार करना सीखा, कौन से में खेती सीखी। तो ये 4-5 प्रश्न घुमा फिरा के हमारे पूरा पाषाण काल से बनते रहते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ। तो देखो याद करो, मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता का आपको समय अवधि बताई थी वो क्या बताई थी। वो बताई थी कि 3300 वर्ष ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मैंने इसकी समय अवधि बताई थी। तो भाई आप एक बात बताओ, यहां से तो ये इतने ईसा पूर्व से तो हमारी ये सभ्यता शुरू हुई और इसका अंत जो है, जो अंतिम समय है वो यही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका पतन हुआ कि नहीं हुआ। 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा जो आधुनिक इतिहास है उसका जो कालक्रम है वो 1707 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1947 पर खत्म होता है। तो ये इसका शुरुआत है आधुनिक इतिहास का और ये इसका पतन है। पतन मतलब लास्ट डेट है। तो उसी प्रकार जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो आरंभिक काल है, उसकी जो आरंभिक शुरुआत है वो हुई 3300 ईसा पूर्व से और उसका जो अंत हुआ वो हुआ 1300 ईसा पूर्व। तो हमसे प्रश्न में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ, तो 1300 ईसा पूर्व हुआ। अगर वो पूछता आरंभ कब हुआ तो 3300 ईसा पूर्व होता। फ्रेंड्स मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। और प्रश्न में हमसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम बताओ क्या है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हमारा जो सबसे पहली खोज हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसलिए हमने हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया, ऑप्शन नंबर बी। और ये सभ्यता मैंने आपको बताया सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे यह नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज थे पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। कल मैं आपसे मिलूंगा वैदिक काल से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नों के साथ। हम अपने प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा टॉपिक उतना ही मेन होता चला जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में 2 या 3 या 4 या 5 प्रश्नों से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं हो सकते। तो आगे बढ़ेंगे हम जैसे जैसे हम हमारे प्रश्नों को और बढ़ाते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूं और जाते जाते मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप हमारी इस सीरीज में कुछ सुधार चाहते हैं या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। हमें कुछ प्रश्नों को घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, आप अपना सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी बातों पर गौर करूं
तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर करें ताकि जो अन्य लोग हैं हमारे इस चैनल का लाभ ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।